चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। खास पेशकश में आज चर्चा करेंगे बढ़ी जांच की आंच को लेकर। दरअसल 120 से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार फरार बाबा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जांच की आंच अब तेज होने लगी है। एक और न्यायिक आयोग हरकत में आ गया है, तो दूसरी तरफ भगदड़ कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में चल रही जांच में डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। एसआईटी का गठन हादसे के मूल कारण, लापरवाही और अनदेखियों को उजागर करना था। इस रिपोर्ट में घटनास्थल पर तैनात एक पुलिस और अन्य सभी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, प्राथमिक सूचना वाले कर्मी, एम्बुलेंस कर्मी, डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, किसान, चश्मदीद, घायल, तहसील और जिला स्तर के अधिकारी, डीएम, एसपी सभी के बयान शामिल हैं। पुलिस भी बाबा की तलाश पर जगह जगह दबिश दे रही है, तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच गया है। इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई के लिए गुहार लगाई गई। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के आयोग से जांच की मांग की गई। एक्शन के इतर पूरे मामले पर सियासत भी चल रही है। राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने अलीगढ़ फिर हाथरस पहुंचे। राहुल ने प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए सरकार के पाले में गेंद उछाली, तो सरकार की ओर से भी जवाब आए। लेकिन इसके बीच बाबा पर सियासत मौन है। ऐसे में कई सवाल पनपते हैं। तो कुल मिलाकर बढ़ी जांच की आंच में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। भगदड़ या साजिश, जल्द खुलेगा राज। न्यायिक आयोग करेगा पर्दाफाश। भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, जल्द न्याय के लिए गुहार लगाई। हाथरस भगदड़ कांड पर पुलिस दबिश पर दबिश दे रही है। नेता पीड़ितों से मिलने पहुंच रहे हैं। एसआईटी एक्शन में है, न्यायिक आयोग हरकत में है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। हाथरस भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर जल्द सुनवाई की मांग की है। साथ ही याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराने की मांग की गई है। इधर न्यायिक आयोग भी हरकत में आ गया है। आयोग की टीम जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचेगी। आयोग कई बिंदुओं पर जांच करेगा। ऑर्गेनाइजर ने प्रशासन की शर्तों का पालन किया या नहीं? भगदड़ हादसा है या कोई सोची समझी साजिश? प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया? भगदड़ की वजहों का पता लगाना, भगदड़ की स्थिति कैसे बनी? एक और न्यायिक आयोग हरकत में है, तो दूसरी ओर एसआईटी की टीम ने सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री से मिलकर रिपोर्ट सौंपी। एसआईटी ने डीएम, एसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एक्शन के तर हाथरस में नेताओं का जमावड़ा भी लग रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भगदड़ पीड़ितों से मिले, पहले अलीगढ़ फिर हाथरस की पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल ने सरकार के लिए सवाल उछाले, मुआवजा बढ़ाने की मांग की, तो जवाब देने उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय कुमार निषाद आ गए। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस के समय हुई घटनाओं की याद दिला दी। विपक्ष को राजनीति करना है, अपने हिसाब से उसको जब मौका मिलता राजनीति करेगा। हमारा मानना है कि कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये संवेदनशील मामला है, विभत्स घटना है, इस पर लोगों को संवेदना देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये लोग समय में भी हादसे बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हादसा हो रहा है। आज के दिन में लोग भी परमिशन लेते हैं। परमिशन एक अनुमानित होता है, वो अनकंट्रोल असीमित जो होता है वो परमिशन होता है। मैं कहता हूँ आज के दिन में ये लोगों ने बहुत परमिशन लिया है, और जिसमें इतनी संख्या लिखाते उसे कई गुना ज्यादा आ जाते हैं। राहुल गांधी ने भले ही पीड़ितों से मुलाकात की, मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाबा पर चुप्पी साध ली। सिर्फ राहुल ही नहीं, समूचा विपक्ष बाबा के नाम पर मौन व्रत पर चला गया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर बाबा पर सियासत मौन क्यों है? योगी आदित्यनाथ
एक्शन होगा। राहुल गांधी प्रशासन की गलती, अखिलेश यादव चुप्पी साधी, मायावती चुप्पी साधी। सियासत के मौन होने पर सवाल कई पनप रहे हैं। क्या बाबा को विपक्ष पॉलिटिकल इम्यूनिटी दे रहा है? क्या बाबा सियासी रसूख की वजह से बच रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टियों से बाबा का राब्ता रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शून्य में विलीन। राहुल तो पीड़ितों से मिलने पहुंच गए, लेकिन सपा ने अलीगढ़ और हाथरस से दूरी बनाई है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्यों अखिलेश यादव पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचे? कहीं अखिलेश से बाबा के कोई पुराने ताल्लुक तो नहीं? क्योंकि बाबा के साथ अखिलेश की तस्वीरें सामने आई थी। कार्रवाई के शोर और सियासी सन्नाटे के बीच भोले बाबा की बहन का बयान आया। बाबा की बहन का कहना है कि वो परिवार से कोई संबंध नहीं रखता है। तरह के नाते से भाई ये अब कोई रिश्ता ही नहीं रखा। अच्छा, तो ये बताओ, ये भोले बाबा और आप कितने बहन भाई हो? इनका मूल नाम क्या है? सूरजपाल नाम है। अच्छा, इनकी शादी? 6 बहन भैया है हम जी, सबके नाम मालूम है सब। आपको? एक खत्म क्यों मालूम क्यों ना हुई? हाँ, सबके नाम बताओ। एक खत्म हो गए हमारे भाई जी, हाँ, और 5 मौजूद हैं। क्या क्या नाम है उनके भाइयों के और बहनों के? हमारे एक छोटे भाई का नाम राकेश कुमार है, और एक बहन का नाम शकुंतला, एक को नाम सत्यवती, भगवान दास खत्म। अच्छा अच्छा। जांच की आंच भले ही बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भी एक सच है कि बाबा अभी फरार है। मुख्य आयोजक फरार है, बाबा की राजदार फरार है। देखने वाली बात है कि बाबा कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी उसमें क्या है और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ हाथरस से हमारे संवाददाता सुनील कुमार जुड़ गए हैं और लखनऊ से मेरे सहयोगी अमरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुनील, आपके पास में आ रहा हूं, अभी क्या चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, उधर हाथरस के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी से भी बयान लिए गए हैं एसआईटी के द्वारा, तो क्या अभी अपडेट है इस पूरे मामले पर सुनील? जी पराग, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि राहुल गांधी ने यहाँ हाथरस का दौरा किया, पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और उसके बाद वो सांत्वना दी और उन्होंने अधिक से अधिक मुआवजा देने के लिए सरकार के लिए भी बात कही। लेकिन और जहां तक एसआईटी की रिपोर्ट का सवाल है, एसआईटी की रिपोर्ट में 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए। 250 पेज की जो रिपोर्ट उन्होंने अपने इस तरह से शासन को सौंपी गई है, जो इसमें 132 लोगों के बयान थे, जिसमें एसपी, डीएम और तमाम लोग जो इस चीज के जिम्मेदार माने जा रहे थे, उन सबके उसमें बयान दर्ज है। लेकिन उसमें इनके द्वारा जो बयान है, इसकी भी रिपोर्ट जो वो डिस्क्लोज नहीं की गई है कि आखिर इसमें जांच में रिपोर्ट क्या आई है, क्योंकि इसमें तमाम राष्ट्रीय अधिकारी भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो अन्य जो इनके जो आयोजक थे, वो भी जिम्मेदार। आयोजकों पे तो पहले ही एफआईआर हो चुकी है, कार्रवाई उसमें लगातार की जा रही है और उसमें करीब कई लोगों को उनमें गिरफ्तार किए, जिसमें हाथ में 6 लोग उसको पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जहाँ तक जो रिपोर्ट है, इसका डिस्क्लोजर जब होगा तब सामने आएगा कि आखिर उस रिपोर्ट में कौन कौन दोषी है और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और क्या उस रिपोर्ट में क्या बाबा भी दोषी है, ये भी उसमें बड़ा सवाल रहेगा। जी पराग। सुनील, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। अमरेंद्र, आपके पास में आ रहा हूँ। अमरेंद्र, आज का हमारा सवाल हमारे इस प्रोग्राम का है कि सियासत इस मामले पर मौन क्यों है? हाथरस के हादसे पर सियासत मौन क्यों है? अखिलेश यादव कुछ बोले नहीं है, मायावती कुछ बोली नहीं है, अखिलेश पहुंचे भी नहीं, राहुल गांधी ने बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि एक्शन होगा। बाबा के खिलाफ आखिर सियासत मौन क्यों है अमरेंद्र? देखिए पराग, सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीतिक रोटियां सेकना बहुत आसान होता है, मदद करना बहुत कठिन है। लेकिन आप मौके पे पहुंचते हैं। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं कि जो मौके पे पहुंचने की कोशिश किया और वो पहुंचे भी। अखिलेश यादव, मायावती, ये दोनों ऐसे नेता हैं जो यूपी की सियासत में काफ़ी अच्छी अहम भूमिका भी निभाते हैं, सीएम भी रहे हैं दोनों लोग। और इन लोगों को ना पहुंचना और इनका कोई डेलीगेशन, इनके डेलीगेशन की टीम से भी किसी का ना पहुंचना, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा करता है कि आप राजनीति तो करते हो, लेकिन आप राजनीति के साथ साथ अपने जो है किसी भी हमदर्द को लेकर के, किसी भी वोटर्स को, अगर आप देखा जाए, हम जातिगत की बात नहीं कर रहे हैं पराग, अगर हम बात करें तो एक तरीके से अगर वोटर हैं
तो आप वोटर के हैसियत से जाते, आप एक क्षेत्र के अपने विधायक को भेजते, सांसद को भेजते जो एक्स पहले रह चुके हैं, इस टाइप के लोगों को भी आप भेजते। क्या वो चुनाव नहीं लड़ते हैं? उस क्षेत्र में क्या सपा नहीं काम करती है? क्या उस क्षेत्र में बसपा नहीं काम करती है? क्या उस क्षेत्र से कभी विधायक सपा के नहीं रहे हैं? क्या बसपा के नहीं रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल करता है। ये उनके लिए सोचने की बात है कि आप सिर्फ चुनाव के समय में लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज जब आपको आवश्यकता है एक मरहम की, एक सांत्वना की, तब आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोई एक तरीके से घोषणा नहीं की। अस्पताल में गए, लोगों से मिले और सांत्वना दिया। सांत्वना देना ही मात्र एक ऐसी चीज नहीं है कि आप सांत्वना से आप पीछा छोड़ सकते हैं। आप भी मुआवजे का ऐलान करते, आप भी नेशनल पार्टी हैं, आप भी बड़े लेवल के नेता हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोष नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आप जो है इस तरह की चीजों से अनभिज्ञ हैं। आपको कोई बुस्टअप तो करेगा नहीं। आपकी स्वतः संज्ञान होना चाहिए कि इनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। आपको मदद करना चाहिए था। क्या आप बाद में मदद करेंगे, जब वो सही हो जाएंगे तब मदद करेंगे, या चुनाव होता तब आप मदद करते? ये राजनीति सिर्फ है पराग। ये राजनीति लोगों को समझना चाहिए कि उनके नेता उनको कब याद करते हैं, उनके नेता उनको कब उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर रही बात बीजेपी की, रही बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम आदित्यनाथ जो हैं कभी वर्ग विशेष देख करके कोई वो नहीं करते हैं, योजनाओं का कहीं घोषणा नहीं करते हैं। उनकी सारी योजनाओं का पात्र जो होता है वो अगर जमीनी हकीकत पे देखा जाए तो जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं ज्यादातर वही उसकी योजनाओं के पात्र होते हैं। और उन्हीं के लिए जो एक सहायता टाइप की योजनाएं जो भी हैं, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो भोजन के लिए पात्र योजनाएं हो, चाहे वो कोई भी किसी तरीके के मेडिकल ट्रीटमेंट की योजना हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वास्थ्य की हेल्थ की योजना हो, पात्र एक छोटा वर्ग ही होता है, कोई बड़ा वर्ग नहीं उसकी श्रेणी में आता है पराग। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर 24 घंटे के अंदर में सीएम पहुंचते हैं, मर्म को समझते हैं, तो चीजों को अस्थायी रूप से क्या निवारण है उसका भी, और एक परमानेंट व्यवस्था क्या होना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था की जगह नहीं, उस पर भी ध्यान देने की योजनाएं बन रही हैं। अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। ऐसा यहाँ से अल्टीमेटम दिया गया है अधिकारियों को कि अगर आपको किसी तरीके की जो दिक्कत है उस तरह की दिक्कत देखिए। कोरोना के समय में आपको याद होगा पराग, ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी पड़ी थी। बिल्कुल। उसी के तहत लगभग सभी जिलों में ऑक्सीजन के प्लांटों की और स्टोरेज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। आज उस ऑक्सीजन की कंडीशन आप देखिए तो किसी को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है पराग। तो जो भी चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उनकी तरफ से ऐसा होता है कि परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए ताकि किसी को भटकना ना पड़े। लेकिन हमेशा जो है विपक्ष की राजनीति जो है राजनीति की रोटियां सेकने का काम करती है पराग। आज के समय भी वही हो रहा है। और उस राजनीति की रोटियां सेकने में भी अगर वोटर्स के भूमिका के हिसाब से देखा जाए तो सपा और बसपा बहुत पीछे है कांग्रेस की अपेक्षा। और एक तरीके से अगर कहा जाए तो कांग्रेस और सपा का अगर गठबंधन है चुनाव को लेकर के, लोकल चुनाव को लेकर के, फिलहाल पिछले चुनाव में भी था, तो उनको उम्मीदें ये लगाई जा रही है, लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि जो है अगले उपचुनाव में भी हो सकता है। तो अगर उसकी हैसियत से राहुल गांधी गए थे तो सपा का भी उनके साथ किसी डेलीगेशन को जाना चाहिए था। दूरी बनाने से और अपनी भावनाओं को दूर से व्यक्त कर देने से काम नहीं चलता है। आप जनता के बीच में होते, 10 रुपए की मुआवजा का ऐलान करते तो आपका दरिया दिली कहा जाता। आप मदद के लिए वहां खड़े होते, आप अपने सपा कार्यकर्ताओं को लगाते, बसपा कार्यकर्ताओं को लगाते, तब होता कि आप राजनीति कर रहे हैं या राजनीति से इतर हट करके आप जो हैं लोगों का हेल्प कर रहे हैं, वहां आपकी भूमिका अहम मानी जाती पराग। लेकिन टोटली वोट के लिए राजनीति करने वाले सिर्फ समय देख करके बाहर निकलते हैं। ये बहुत घृणित सोच है इन लोगों की। इसका अंजाम वोटर इनको समझाएंगे वक्त आने पर पराग। अमनेद, मैं चाहूंगा आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से हम सुनील का रुख कर लेते हैं, चूंकि बाबा के प्रति कितना विश्वास लोगों को है, इसको अंधविश्वास कहें क्या कहें, ये तो वही लोग जानते हैं जो बाबा की सभा में सुनील पहुंचे। लेकिन अब इस पूरे हादसे के बाद में लोगों का क्या कहना है, लोगों का रिएक्शन क्या है, हाथरस या फिर आसपास के लोग जो आए थे इस सभा में? सुनील जी पराग, आपको बता दूं कि जो बाबा का जो रिएक्शन है, बाबा के इस हादसे के बाद जो लोगों का रिएक्शन आया है उसमें जो उनके समर्थक है, अभी भी कुछ लोग तो अभी भी उनका भरोसा करने के कह रहे कि बाबा आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन जिनके परिवारों की क्षति हुई है, जिनके लोग गए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों का काफी रोष है। और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वो वाकई इस बाबा से दूर हटेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है,
कोई इनके पास कोई वो नहीं है। ये पूरी तरीके से बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। और हमारे जो बर्बाद जंगे हैं उसके बाद में बाबा ने एक बार भी पलट करके नहीं देखा कि हमारी जो मेरे जो भक्त थे उनका क्या हुआ। लेकिन उसके अलावा भी जो अभी अंधविश्वासी लोग, मैं जिनको कह सकता हूँ कि जो लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, वो आज भी बाबा के प्रति अपनी जो उनकी भावना है वो रखते हैं। चिपरक। एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, चूंकि आपने जो कहा और राहुल गांधी पहुंचे, मैं उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि कोई मुआवजे का ऐलान अगर आप चाहते हैं कि मुआवजा बढ़े, दिल, क्योंकि हमने सुना उनका बयान भी अपने अपने दर्शकों को सुना है राहुल गांधी का, वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि वो दिल खोलकर कंपनसेशन दें। तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? अपनी पार्टी की तरफ से कुछ कर देते आप, जैसा कि बता रहे थे। और एक तरफ ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कोई राजनीति करने नहीं आए हूं या फिर इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। तो फिर आप क्या करने के लिए वहां पर गए हैं? अगर आप कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, आप सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप प्रशासन की भी कमियां बता रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? अमलेंद्र, देखिए पराग, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर आप वहाँ पहुँचे तो सिर्फ आप सांत्वना दे करके वापस आए तो सबसे बड़ा फेलियर आपका ये है। और दूसरी बात यहीं से ये साबित होता है कि आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको हेल्प करना ही है तो आप अपने कार्यकर्ता को लगा देते। आप नहीं जाते वहाँ पे, आप दूर से बैठे ही वहां से आप मुआवजे का ऐलान करते कि पार्टी कांग्रेस की तरफ से इतना रुपए का मुआवजा घायलों को दिया जा रहा है, इतना मृतकों को दिया जा रहा है। आप अगर बहुत ज़्यादा बोल रहे हो कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, या आपको लगता है कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको उसी दिन अपने कार्यकर्ताओं को आपको एक मैसेज देना चाहिए था कि यहाँ पार्टी लेवल का नहीं, यहाँ सिर्फ एक मदद के हिसाब से आप लोग पहुँचिए और जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करिए, लोगों को अस्पताल पहुँचाइए, घायलों की हेल्प करिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ पराग ये होती है, कोई भी हादसा होता है तो जब तक हेल्थ की टीम आना, प्रशासन की टीम आना, उससे पहले सबसे पहले लोग लोकल टीम वहाँ पहुँचते। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इनके गांव में इनका कोई कार्यकर्ता नहीं था पराग? ऐसा नहीं हो सकता है। इनकी कार्यकर्ता टीमों को इनको मैसेज देना चाहिए, चाहे वो सपा होती, चाहे वो कांग्रेस होती, चाहे बसपा होती। ये लोग मैसेज ना दे करके एसी में बैठ के जो राजनीति करने वाली कहावत होती है वो इसी तरीके से सामने आती है पराग, कि आपका जो है संज्ञा शून्य जो दिमाग है वो क्या कहता है ऐसे मदद करने के नाम पर, कि सिर्फ आप वहाँ से बैठे बैठे अपने एक मैसेंजर के थ्रू भी अगर आप बोल देते तो क्या आपकी बात को कार्यकर्ता आपकी नहीं मानते? क्या मदद नहीं करते? यहाँ सिर्फ मदद की उस समय आवश्यकता थी पराग, ना कि वहाँ पे इस समय जा करके राजनीति करने का आश्वासन है। ट्विटर पे बैठ के बड़ा बड़ा ज्ञान देना बहुत आसान है, जमीनी हकीकत में कीचड़ों में पहुँच करके वहाँ जिस तरीके से ग्रामीणों ने मदद किया पराग, वो वही बहुत ही सराहनीय कदम है वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन क्या अगर ये अपनी कार्यकर्ताओं के लोग मैसेज देते तो शायद इतनी मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ता। अगर मौत की आंकड़ा को आपको कम करना था तो सीधा सीधा मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को आपको देना चाहिए था कि आप वहाँ पे पहुँचिए और पहुँच करके आप वहाँ मदद करिए, जितना हो सकता है उतने मदद को लिए आप लोग आगे आइए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा का जो एक रूप दिखाई दे रहा है पराग, वो दिखता पराग लोगों के सामने। सुनील, लगातार इस बात को लेकर सवाल है या फिर चर्चा भी हो रही है, ये हादसा था या फिर कोई साजिश थी, इसके पीछे राज क्या है, इसको लेकर ही जांच चल रही है। क्योंकि आप तो हाथरस में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जब ये पूरा हादसा हुआ आप मौके पर मौजूद थे अपनी टीम के साथ में, तो आपने क्या वहां पर देखा, किस तरीके की सिचुएशन थी, क्या स्थितियां बनी हुई थी, और क्या ये किसी तरह की कोई साजिश नजर आती है या फिर हादसा ही है? और हादसा है तो इसमें कहां पर चूक हुई? क्या संख्या ज्यादा लोगों की हो गई थी, व्यवस्थाएं माकूल पहले से नहीं प्रशासन ने की थी, या फिर बाबा या फिर उनके जो साथ के लोग हैं या फिर जो आयोजक थे उनकी तरफ से कहीं कोई कमी पेशी रह गई थी? सुनील जी पराग, आपको बता दूं ये हादसा है या साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया में अगर देखा जाए तो ये हादसा ही नजर आता है। और जहां तक प्रशासन की लापरवाही का सवाल है, जब 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी तो LIU की रिपोर्ट भी उनको मिली होगी। जब उनको ये पता लग गया जिस दिन कार्यक्रम हुआ था, क्या उस दिन LIU को ये नहीं मालूम था कि यहाँ 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ है? और अगर LIU की रिपोर्ट उनको नहीं मालूम था तो उन्होंने प्रशासन को ये सूचना नहीं दी कि यहाँ जो परमिशन मांगी गई थी उससे ज्यादा की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि ये लापरवाही बरती गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। और हादसा इसी कारण हुआ कि जब लोग अधिक संख्या में थे, पुलिस प्रशासन वहां नहीं था,
केवल जो बाबा के सेवादार हैं, उनकी जो सुरक्षा है, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वही लोग वहाँ मौजूद थे। तो उनके अपनी सुरक्षा में कितने जो लोग तैनात थे, वो किस तरीके से उनको सुरक्षा दे पाए। क्योंकि देखिए, जहाँ एक बात मैं कहूँगा कि जहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होती है या अपने व्यक्तिगत जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, पुलिस को देख के, उसकी वर्दी को देख करके उनके पर्सनल सुरक्षा होते हैं। एक सिपाही के बराबर उनके कम से कम मैं समझता हूँ 20 वॉलंटियर के बराबर एक सिपाही होता है, क्योंकि वर्दी का एक खौफ होता है। भीड़ एक वर्दी के वजह से आगे चली जाती है। तो मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन का भाग कम होना, सुरक्षा व्यवस्था कम होना, ये बड़े हादसे का कारण बनी है। जी पराग। सुनील, एक बहुत छोटा सा कमेंट और चाहूंगा आपका। खबर ये भी है, वो कहते हैं कि बाबा के साथ में अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी चलती है, उसका रोल क्या रहता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा के साथ में एक ब्लैक कमांडो की तरह उनकी व्यक्तिगत कुछ बाउंसर्स टीम चलती है, जो मैं समझता हूँ तकरीबन 50 से 100 की संख्या में बाबा के जहाँ भी वो अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि सत्संग करने से पहले बाबा जहाँ पे आते हैं तो उस क्षेत्र के कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस में वो विश्राम करते हैं, और वहां से लेकर के सत्संग स्थल तक मोटरसाइकिल और कार के द्वारा 50 से अधिक बाउंसर्स ब्लैक ड्रेस में उनके आगे पीछे चलते हैं, जो उनके किसी भी तरह के नुकसान न पहुंचे। ये उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था होती है।